Hello dear students, welcome again to one more lecture of class 10th प्री बोर्ड डिस्ट्रिक्ट झज्जर। आज के लेक्चर में मैं आपको सेक्शन सी जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो करवाने जा रही हूँ। और ये हमारा सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों को हल करें। 3x घटा वाई बराबर है 3 और x घटा वाई बराबर है 4। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। और ये आपकी दोनों इक्वेशंस मैंने यहाँ राइट कर दी हैं। 2 मेथड्स हमारे HBSC में हैं, एलिमिनेशन मेथड या सब्सटीट्यूशन मेथड, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। तो मैं प्रतिस्थापन विधि से आपको करवा रही हूँ। समीकरण नंबर 2 से आसान पड़ेगा ये, क्योंकि 3 ही नंबर का x घटा वाई बराबर है 4। x को मैं यहीं रखती हूँ, y को राइट साइड में ले जाती हूँ, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 जमा वाई, जिसे मैंने समीकरण नंबर 3 का नाम दे दिया। अब ये x की वैल्यू क्योंकि मैंने समीकरण 2 से प्राप्त की है, तो मैं इस वैल्यू को अब समीकरण 1 में रख रही हूँ। तो x का मान या x की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है भाई, ध्यान देना है। ये है समीकरण नंबर 1, 3x घटा वाई बराबर है 3। x का जो वैल्यू है वो 4 जमा वाई है, तो x की जगह मैंने रखना है 4 जमा वाई ब्रैकेट में, माइनस का y बराबर है 3। इसे मैं हल करती हूँ। 3 को 4 से गुणा करो 12, जमा 3 को y से करो 3y, घटा y बराबर है 3। ठीक है, 12 जमा 3 में से 1 गया, 2y बराबर है 3। 2y को यहीं रखेंगे, 3 को यहीं रखेंगे, 12 दाईं तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 2y बराबर है 3 में से 12 गए माइनस का 9, 12 में से 3 जाता तो 9 आ जाता। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो 2 को उठा के इसके नीचे ले आओ, डिवीजन में ले आओ, तो y की वैल्यू आ गई माइनस का 9/2, आ गई y की वैल्यू। और ये आपके सामने यहाँ पर x कितना है, 4 जमा वाई है, तो y की इस वैल्यू को यहाँ x में रख देते हैं। y का मान, इस समीकरण का नाम क्या है, समीकरण नंबर 3 में रखने पर बड़ा ही आसान है। तो ये हो जाएगा x बराबर है 4 जमा वाई, x बराबर है 4 जमा वाई की वैल्यू है -9/2, जमा घटा घटा यानी 4 घटा 9/2। यहाँ 4 के बटे में कुछ नहीं है, तो हम 1 लगा देंगे। 1 और 2 का लघुत्तम 2, 1 दूनी 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 9, 8 में से 9 गया -1/2। तो बेटा x की वैल्यू -1/2 आ जाती है, y की वैल्यू -9/2 आ जाती है। और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, जो कि बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ये है बेटा हमारा नेक्स्ट प्रश्न, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो ये हमारा बिल्कुल साफ तौर पर चैप्टर नंबर 5 AP का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम 10 और 250 के बीच में आने वाले 4 के लगभग कुछ पॉसिबल गुणज जो हम लिख पाएंगे उनको लिखते हैं। तो शुरुआत कर रही हूँ मैं, 10 और 250 के बीच आने वाले 4 के गुणज, ठीक है, उनको लिख लो। 4 के गुणज मीन्स मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी जो 4 के पहाड़े में आ रहे हैं। तो 10 4 के पहाड़े में नहीं आता, 11 नहीं आता, क्या आता है 12। फिर कितने कितने का फ़र्क आ जाएगा, 4 16 और 4 20 और 4 24। 3 4 मैंने शुरू के लिखे हैं और अब मैं लास्ट में लिख रही हूँ। 250 तो 4 की टेबल में आता नहीं, उससे पहले आएगा 249 जो कि विषम संख्या है, वो भी नहीं आएगी। और उससे पहले आता है 248, और 248 में 48 जो वो 4 से भाग हो रहा है, ये पहचान होती है, तो पूरा 248 भी 4 से भाग होगा। तो ये 10 से 250 के बीच में ये नंबर हैं जो कि 4 से भाग हो रहे हैं, 4 के मल्टीपल हैं, 4 के गुणज हैं, और हमें इनकी संख्या बतानी है कि ये कितने हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, 1 2 3 4 5, अरे ये बीच में भी तो रह गए हैं। तो इनको गिनने के लिए हमारे पास AP में एक बड़ी आसान सी ट्रिक है। पहले आपको ये बताना है कि यह श्रृंखला AP है, क्योंकि क्या, बल्कि सिंपल लिखो कि यह श्रृंखला AP है, यानी कि समानांतर श्रेणी है। इसका जो प्रथम पद है A वो 12 है। D यानी जो सार्व अंतर है वो हमेशा कैसे निकलता है, A2 माइनस A1 यानी कि 16 घटा 12 यानी कि 4। ठीक है, A आ गया, D आ गया। हमें ये बताना है कि ये कुल कितने पद हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। अगर हमें पता लग जाए कि ये लास्ट वाला कौन सा पद है, कौन सी टर्म है, तो हमें पता लग जाएगा कि इस पूरी AP में कितनी टर्म्स हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि माना AP में N पद हैं। ठीक है, तो ये nवां पद हो गया।
इसका सीधा सा मतलब है कि ए एन कितना हो गया 248, ये nवां पद हो गया, ठीक है, ये nवें नंबर पे आ गया। और ए एन का हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर है 248। अब इसमें जो जो वैल्यूज़ हमें नोन है उन्हें हम राइट कर देते हैं। ए का मतलब है बेटा देखो ये रहा 12, जमा की जगह जमा, ब्रैकेट n माइनस 1, डी का मतलब है 4 बराबर है 248। ये 4 इस ब्रैकेट से गुणा होगा और 12 अलग है, तो 12 को तो मैं राइट साइड में ले जा रही हूँ और ये बच गया n माइनस 1 इंटू 4 बराबर है 248 घटा 12, 4 से गुणा करो 4n घटा 4, 248 में से 12 गए 6, 236। ये अब हमें n की वैल्यू निकालनी, मेन काम है n की वैल्यू निकालना। तो बेटा जी 4n को यहीं रखिए, बराबर है 236 जमा 4, 4n बराबर 236 में 4 जोड़िएगा 240 आ जाएगा। और अब आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो n हो जाएगा 240 बटे 4, 4 6 24 0, यानी n की वैल्यू आ गई 60। इसका मतलब इस एपी में 60 टर्म्स हैं, इसका मतलब ये जो 4 के मल्टीपल्स हैं ये कितने हैं 60 हैं। तो इसका मतलब हम आखिरी कंक्लूजन यहाँ लिख देते हैं कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं 60 गुणज हैं। कितने गुणज हैं 60 गुणज हैं। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 48, ये आपका ट्रायंगल में से है। CM और RN क्रमशः त्रिभुज ABC और PQR की माध्यिकाएं हैं। PQR की माध्यिकाएं हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप है, ये समरूप का चिन्ह है भाई, केवल समरूप का, त्रिभुज PQR के, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज AMC भी समरूप होगा PNR के। देखो बेटा इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट को आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है, समझना है, फिर इनका डायाग्राम बनाना है। तो CM और RN दो त्रिभुज हैं ABC और PQR और उनकी माध्यिकाएं हैं। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा C को ऊपर रखूँगी ताकि हमें सवाल समझने में आसानी हो जाए। ये ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, ध्यान से देखें, और ये दूसरा त्रिभुज है PQR, ठीक है। दोनों समरूप हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, मीन्स सिमिलर हैं, उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और संगत कोण बराबर है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द रेशियो ऑफ द साइड्स आर इक्वल। तो अब ये देखो कि CM और RN माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं मीन्स दीज आर द मीडियंस। मीडियन क्या होते हैं कि C को AB की मिड पॉइंट से ज्वाइन करें तो CM मीडियन है, और R को PQ के मिड पॉइंट से ज्वाइन करें तो ये RN भी हमारा मीडियन है। हमें ये बातें दे रखी। तो पहले तो इन सवालों को हम कैसे करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं कि दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। पहली बात तो हमें ये पता है कि ये दोनों जो मेन ट्राइंगल हैं वो समरूप हैं, सिमिलर हैं, तथा CM और RN इसकी माध्यिकाएं हैं। CM व RN क्रमशः त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR की क्या हैं माध्यिकाएं हैं। क्या हैं ये माध्यिकाएं हैं। अब इन बातों का मतलब भी समझना है आपने। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अर्थात AB बटा PQ बराबर है BC बटा QR बराबर है CA बटा RP। कोण A कोण P के बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर है, कोण C कोण R के बराबर है। इतनी बात है, इतनी सी बात में। और CM और RN माध्यिकाएं हैं। इसका क्या मतलब है कि M और N, M AB का मध्य बिंदु है और N PQ का। M व N क्रमशः AB व PQ के क्या हैं मध्य बिंदु है। ये बात हमें, इतनी बात हमें बुक वाले ने बताई है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिभुज AMC, ये रहा त्रिभुज AMC और PNR समरूप हैं। देखो अब ध्यान देना, AMC ये वाला त्रिभुज है और PNR ये वाला त्रिभुज है। तो इन दोनों को हमने दिखाना है कि ये दोनों भी हमारे क्या हैं समरूप हैं। क्लियर है, चलते हैं आगे। ध्यान दो, प्रमाण। क्योंकि जो अभी छोटे त्रिभुज को भूल जाओ, बड़े त्रिभुज पे आ जाओ। बड़ा जो त्रिभुज है ABC और जो है PQR दोनों समरूप हैं। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो दो बातें होंगी। पहली बात, कोण A कोण P के बराबर है, कोण A कोण P के बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर होगा।
कोण बी कोण क्यू के और कोण सी कोण आर के बराबर होगा। ये तो हो गई पहली बात जो हमें पता है। तथा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या बता रही हूँ। ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर, बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू सी ए बाय आर पी, सी ए बाय आर पी। क्योंकि ये त्रिभुज समरूप है इसलिए ऐसा हो रहा है। अब जो हमने करना है उसको समझो। हमें ये पूरा शेडेड ट्रायंगल और ये शेडेड ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है। ये हमने सिमिलर दिखाना है। ये सिमिलर तब होगा जब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ए एम और पी एन का रेशो या सी एम और आर एन का रेशो और ए सी और पी आर का रेशो सेम और एंगल सेम हो। अब इन दोनों में ये एंगल तो ऑलरेडी इक्वल है क्योंकि वो मेन ट्रायंगल का एंगल है। बच जाती हैं साइड्स, तो ए सी और ए पी आर, ये तो रहा ए सी और पी आर। बच क्या गया ए एम और पी एन, ए एम और पी एन ए बी और पी क्यू के हाफ हैं। मैं यहाँ से क्या करती हूँ कि इन दोनों को उठाती हूँ। ध्यान देना, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू सी ए बाय आर पी। जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो उनका आधा आधा भी बराबर होता है। ध्यान से समझना, ए बी का आधा बटे पी क्यू का आधा बराबर होगा किसके, सी ए बाय आर पी के। ऐसा क्यों है ये मैं आपको देखो यहाँ करके दिखाती हूँ। मान लीजिए मैं कह दूँ कि 5/10 बराबर है 3/6 के, है या नहीं है? क्योंकि तीनों मिलकर कितना 5/10, 1/2, 1/2, 1/2 इवन ले लेती हूँ। चलो मैं यहाँ ले लेती हूँ 4/8। ये दोनों बराबर हैं या नहीं है ना? 1/2 बराबर है 4/8 के। अगर मैं 4 का भी आधा कर दूं और 8 का भी आधा, तो ये ऊपर बन जाएगा 2, नीचे बन जाएगा 4, 2 एकम 2, 2 2 4। फाइनल रेशो तो 1/2 ही रहेगा। तो जब दो टर्म्स रेशो में होती हैं तो ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें तो रेशो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर? आगे बढ़ूँ। ए बी का आधा हो गया ये क्या, ए एम, और पी क्यू का आधा हो गया ये पी एन। तो ये लेफ्ट वाला तो बन गया ए एम बटा पी एन, राइट वाला है सी ए बटा आर पी। ये दोनों बराबर आ गए। बहुत ध्यान से देखना, ए एम बटा पी एन बराबर आ गया सी ए बटा आर पी के। और कोण ए कोण पी के बराबर है ही पहले से। कोण ए तो कोण पी के बराबर है क्योंकि समीकरण नंबर 1 से। अब इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का तो अनुपात बराबर आ गया। क्लियर है? और एक कोण बराबर हो गया तो साइड एंगल साइड समरूपता नियम से, साइड एंगल साइड समरूपता नियम से ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए एम सी समरूप त्रिभुज पी एन आर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 49। एक घोड़े को 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने पर एक खूंटी से 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जाता है। ठीक है, घोड़ा है, वर्गाकार मैदान है, खूंटी है, रस्सी है। इसका चित्र एनसीईआरटी में गिवन था, हमें बनाना पड़ेगा, हम बना लेते हैं। ये तो वर्गाकार घास का मैदान है। 15 मीटर भुजा वाले घास के मैदान में इसकी जो भुजा है वो 15 मीटर है। यहाँ एक खूंटी है, उस खूंटी पे ये रस्सी है और यहाँ घोड़ा है जो कि मैं अब नहीं बना सकती क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत बढ़िया नहीं है। तो यहाँ पर इस रस्सी से जो कि 5 मीटर लंबी है घोड़ा बंधा हुआ है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें घोड़ा चर सकता है। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। इतना आसान क्वेश्चन है। ये घोड़ा है और यहाँ रस्सी है, तो ये घोड़ा इससे ज़्यादा जगह में नहीं घूम सकता। क्लियर है? इसको हमने नाम दे दिया कि माना ए बी सी डी एक वर्गाकार घास का मैदान है जिसमें ए बी कितनी है, 15 मीटर है। ठीक है, और ए सी बराबर है 5 मीटर लंबी रस्सी है जिस पर घोड़ा, रस्सी आना था भैया, ये रस्सी है।
AC 5 मीटर लंबी रस्सी है जिसके एंड पर घोड़ा बंधा हुआ है। अब ये जो घोड़ा जो है जो मूव कर सकता है वो केवल इतनी जगह में ही मूव कर सकता है। अगर ये घोड़े के पाथ को हम कंप्लीट कर दें तो ये एक सर्कुलर पाथ बनेगा जिसका रेडियस कितना होगा 5 मीटर। तो AC इधर नाम दे दो M और N, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो घोड़े द्वारा चरा गया कुल क्षेत्रफल चित्र में छायांकित है, चित्र में छायांकित है। थोड़ा बड़ा लिख रही हूँ मैं क्योंकि 3 नंबर का है तो थोड़ा सा हमें ज़रूरत है लिखने की। और ये भाग क्या बन रहा है, इसको वैसे तो हम त्रिज्याखंड कह सकते हैं क्योंकि देखो ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है और 2 त्रिज्याओं के बीच का ये क्षेत्रफल है, तो त्रिज्याखंड हो गया। और अगर घोड़ा मान लो फ्री होता, ये खेत की दीवार नहीं होती बीच में इसकी मैदान की, तो घोड़ा यहाँ है तो यहाँ से इस घोड़े ने चलना शुरू करना था और वो चारों तरफ घूम सकता था अगर फ्री मैदान होता। तो उस वर्ग का ये क्या बन जाएगा, चतुर्थांश, जो कि एक त्रिज्याखंड है, जो कि एक त्रिज्याखंड AMCNA है, AMCNA है, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये क्षेत्रफल एक वृत्ताकार खेत का चौथा भाग है, ठीक है। यह क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्या है, चतुर्थांश है, चतुर्थांश है। क्लियर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो कुल क्षेत्रफल या घोड़े द्वारा चरा गया या चरा जा सकने वाला कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का चतुर्थांश। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², चतुर्थांश का क्या हो जाएगा πr²/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 πr²। अब इसको 1/4 पाई का मतलब 22/7, r² का मतलब 2 बार 5 आ जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 5 550/28। ये वैसे कट सकता था, हमने काटा नहीं, यहाँ काट लेते। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 साते 14, 2 पंजे 10। आगे नहीं कटेगा तो ये आ जाएगा 275/14 वर्ग मीटर का जो क्षेत्रफल है वो घोड़े ने चर लिया है। डेसिमल में बदलना हो तो आप इसे डेसिमल में बदल सकते हो। ये सेक्शन, और ये बेटा सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन 50वां, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, फाइंड द मीन। अब थोड़ा इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। वर्ग अंतराल 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64 और ये बारंबारता है। थोड़ा आप ध्यान दो, 52 पे खत्म होकर 53 पे शुरू हो रहा है, 55 पे खत्म होकर 56 पे। मीन्स ये कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये सतत वर्ग अंतराल नहीं है। तो हम पहले इसे सतत बनाएंगे। और किसी भी वर्ग अंतराल को सतत बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसकी निम्न वर्ग सीमा में से 0.5 घटा देते हैं और ऊपरी वर्ग सीमा में 0.5 को जोड़ देते हैं। तो वो बनाकर मैं यहाँ लिख कर फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बेटा, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ 2 लाइन लिख दी है क्योंकि दिया गया वर्ग अंतराल सतत नहीं है, इसलिए सतत वर्ग अंतराल बनाने के लिए निम्न वर्ग सीमा में 0.5 घटाने व ऊपरी वर्ग सीमा में 0.5 जोड़ने पर। तो ये देखो भाई, अब जरा 50 से 52 है, 50 में से 0.5 घटाओगे तो ये बनेगा 49.5 और 52 में 0.5 जोड़ोगे तो ये बनेगा 52.5। कोई फ़र्क नहीं पड़ता 0.5 जोड़ने या घटाने से। फिर 53 में से 0.5 घटाओगे तो ये बनेगा 52.5। पिछली इसकी ऊपरी वर्ग सीमा 52.5 थी, फिर 52.5 आ गई है। और ये 55 था तो इसमें जोड़ेंगे तो ये 55.5। 3 के अंतर पर ये चल रहा है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 55 और 3 58.5 और 58.5 में 3 जोड़िएगा तो 61.5 और 61.5 में 3 जोड़िएगा तो 64.5। और ये बारंबारता जिसे हम इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, FI यूज़ करते हैं। 15, 110, 15, 110, 135, 115 और 25, 135, 115 और 125। जब हमें वर्ग अंतराल दिया जाता है तो सबसे पहले हम इस वर्ग अंतराल का निकालते हैं मध्य बिंदु, जिसे हम XI भी कहते हैं। तो ये अब आप कैसे करिएगा, अपने रफ पेज उठाइएगा। ये देखिए 49.5 में 52.5 जोड़ो, 5 और 5 10, 9 और 2 11 और 1 12, 5 और 4 9 और 1 10, 102 आया। 102 को 2 से भाग किया तो 51 आया। तो ये मध्य बिंदु आ गया 51।
अब इसमें 3, यहाँ 3 का गैप है वर्ग अंतराल में, तो यहाँ भी 3 3 का गैप आएगा। 51 में 3 जोड़ दो 54, और 3 जोड़ दो 57, और 3 जोड़ दो तो 60, और 3 जोड़ दो तो 63 आ जाएगा। अब हमारे पास 2 मेथड हैं, एक डायरेक्ट मेथड है, एक पद विचलन विधि है, एक और है कल्पित माध्य विधि है। हाँ, पद विचलन नहीं है, कल्पित माध्य विधि है। तो या तो आप यहाँ कर लीजिए FI XI, इन दोनों की गुणा करें, जोड़ें, भाग करें, माध्य आ जाएगा। अदरवाइज हम लेते हैं कल्पित माध्य विधि। तो माना कल्पित माध्य, इंग्लिश में बोलते हैं एज्यूम्ड मीन, और एज्यूम्ड मीन का पहला अक्षर होता है A। तो मैंने इनमें से कल्पित माध्य ले लिया 57, और अब मैं यहाँ पर DI बना रही हूँ, जो कि बनेगा XI माइनस A, यानी हर डाटा में से, हर आंकड़े में से मैं 57 को घटाऊंगी। तो 51 घटा 57 माइनस का 6, 54 घटा 57 माइनस 3, 57 घटा 57 0, 60 में से 57 घटाओगे 3, और 63 में से 57 घटाओगे तो 6। और अब हम ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे FI DI, ध्यान देना है, ये 2 फिंगर मैंने रखी है, यहीं पर ध्यान रखना है। तो 15 छिक 90 माइनस का 11, देखो 110 को 3 से करना है, 0 को भूल जाओ, 11 को 3 से करो, 11 3 33, 390, 135 को 0 से करोगे 0 आ गया, 115 को 3 से करोगे तो 3 5 15, 1 3 एकम 3 और 1 4, और 3 एकम 3, और 125 को 6 से करिएगा तो 6 5 30, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 1 और ये 7। और यहाँ अब हम इनका योग करेंगे, जिसे हम सिग्मा का साइन कहते हैं, FI DI। ध्यान, अभी योग कैसे करेंगे, 2 तो घटा की हैं और 2 जमा की हैं, तो घटा वालों को जोड़ लो। 330 और 90 हो गया माइनस का 420, और ये दोनों हो जाते हैं 5, 5 और 4 9, और 7 और 3 10, 1095 जमा का आता है। और बेटा 420 घटा का 5, 9 में से 2 गए 7, 10 में से 4 गए 6, हमारे पास जमा का 675 आ जाता है। और बारंबारता का योग देखना है कितना है, सिग्मा FI, 5 और 5 10, और 5 15, और 5 20, 2 और 2 4, और 1 5, और 3 8, और 1 9, और 1 10, 1 और 1 2, और 1 3, और 1 4, और 1 5, बारंबारता आ जाती है 500। और अब हम इन आंकड़ों का निकालेंगे माध्य, जिसे हम x बार कहते हैं। तो हमारा कल्पित माध्य का फॉर्मूला होता है A प्लस सिग्मा FI DI बटे सिग्मा FI। A हमने घटाया था ना, अब वो प्लस कर देंगे, तो A की जगह तो रख दिया 57, जमा ये कितना है 675, और ये कितना है 500। इनको पहले हल करके फिर 57 में जोड़ेंगे हम, ठीक है। तो काट लेते हैं, जितना हमसे कटता 675 25 के पहाड़े में आता है या नहीं आता है। अब नहीं समझ आ रहा है तो बेटा जी भाग करके देख लो, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175 आ जाएगा। तो ये 25 से कट के आएगा 27, और ये आएगा, ठीक है, 57 जमा 27 बटे 20। 27 को मैं 20 से भाग कर देती हूँ, मैं लघुत्तम नहीं लूँगी, लघुत्तम लेना बहुत लंबा पड़ता है। 27 को 20 से भाग करो, 20 एकम 20, दशमलव ना जाने की 0, 20 3 60, और 20 5 100। 57 में जब आप 1.035 जोड़ोगे तो ये बनेगा 58.035, और ये हमारा माध्य आ जाएगा। तो ये बेटा आपके प्री बोर्ड के 3-3 नंबर के सारे क्वेश्चन थे। अगर आप कुछ 2-3 प्री बोर्ड कर लेते हो, 2-3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लेते हो, तो आपके बहुत बढ़िया मार्क्स आ सकते हैं, और पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। किसी भी डाउट के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब एंड शेयर माय लेक्चर्स। थैंक यू।